चलिए बच्चों, शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। हिंदी में इसको बोलेंगे ड्यूटेरियम विनिमय अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां पर इस केस में देखो, ड्यूटेरियम से मतलब बेसिकली है क्या, तुम्हें याद है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, एक तो हाइड्रोजन खुद, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटिनियम। तो यहां पर मेनली हमने डी की बात करी है, ड्यूटेरियम की। तो देखो रिएक्शन क्या है, जैसे हमने ये एक कीटो फॉर्म लिया, एसिड, अगर इसमें हम KOD डालें, ठीक है, K प्लस OD माइनस डालें इन द प्रेजेंस ऑफ D2O, तो देखा जाता है कि कुछ टाइम के बाद जितने भी हाइड्रोजन हैं, अल्फा हाइड्रोजन हैं, वो सबके सब ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाते हैं। यहां पर देखो कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा एच थे, तीनों के तीनों अल्फा एच ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाते हैं। लेकिन इस वाले कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये ड्यूटेरियम से रिप्लेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही ड्यूटेरियम से रिप्लेस होते हैं। ठीक है, इसी को कहा जाता है ड्यूटेरियम एक्सचेंज। अब ये हुआ कैसे, चलो ठीक है, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर सबसे पहले हमने ये लिया मॉलिक्यूल, ये वाला लिखा CH3CH डबल बॉन्ड O में, यहां पर क्षार कौन है, OD माइनस, KOD है, तो KOD में से जो क्षार होगा वो कौन होगा, OD माइनस होगा। ठीक है, OD माइनस क्या करेगा, अब मैकेनिज्म तुमको आना चाहिए, तुम्हें याद होगा हमने क्षार उत्प्रेरित जो अभिक्रिया थी चलाव्यता में, उसमें हमने मैकेनिज्म लिखा था, वो सब तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। तो यहां पर देखो होगा क्या, ये जो OD माइनस है ये सबसे पहले यहां से इसका अल्फा H बाहर निकालेगा, तो H इसके साथ जुड़कर किस रूप में अलग हो जाएगा, HOD के रूप में ये अलग हो जाएगा। तो ये बनेगा सबसे पहले कौन, ये बना इनोलेट आयन, ये मैकेनिज्म लिखा था हमने वहां पर, वापस वही लिख रहे हैं। अब ये जो माइनस है, ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो अनुनाद शो करेगा। कैसे अनुनाद शो करेगा बताइए, C के पास माइनस मतलब C के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म पाई बॉन्ड में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, तो ये रेजोनेंस हुआ। तो यहां पर बना डबल बॉन्ड और O पे चार्ज क्या आया, माइनस चार्ज। तो जब O पे चार्ज माइनस आएगा तो यहां पर किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, D2O की उपस्थिति में। तो ये जो O माइनस होगा ये D2O में से D से बॉन्ड बना लेगा। तो जब ये D से बॉन्ड बना लेगा तो O से जुड़ जाएगा यहां पर D, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये O माइनस ने यहां से D से बॉन्ड बना दिया, तो ये बना OD, और यहां से अलग कौन हुआ, अलग यहां से हो गया OD माइनस, अलग हो गया। ठीक है, तो ये इसका बना इनॉल। अब हमको पता है कीटो इनॉल रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, तो इनॉल से वापस कीटो बनेगा। कैसे कीटो बनेगा, अब इसको समझो। फिर से क्या होगा, वही बेस जो है OD माइनस, ये OD माइनस क्या करेगा, वापस O पर जो D आया था उस D को वापस खींच लेगा, खींचेगा तो D इसके साथ जुड़कर किस रूप में अलग हो जाएगा, D2O के रूप में अलग हो जाएगा। तो फिर से O पे चार्ज क्या आया, माइनस चार्ज आ गया, तो इससे ये बनेगा, O पर माइनस आया। अब ये जो माइनस चार्ज है ये इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो अनुनाद होगा। कैसे अनुनाद होगा, O का लोन पेयर पाई बॉन्ड में चेंज होगा, ये पाई बॉन्ड C के पास आ जाएगा, तो C पे चार्ज होगा माइनस, ये बना डबल बॉन्ड वापस, और ये जो C माइनस होगा ये वापस D2O से क्या करेगा, यहां से इससे D ले लेगा, तो ये D यहां पर जुड़ गया। तो देखो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, कीटो से इनोल बना और फिर इनोल से वापस कीटो बना। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या, एक अल्फा H ड्यूटेरियम से विस्थापित हो गया, रिप्लेस हो गया। ठीक है, अब सोचो जब ये वापस कीटो फॉर्म आया तो ये कीटो फॉर्म वापस इनोल में चेंज होगा, तो जब वापस ये इनोल में चेंज होगा तो क्या होगा, अब यहां से जो दूसरा हाइड्रोजन होगा वो अलग होगा, और फिर वही इनोल से चेंज होकर वापस जब कीटो में आएगा तो दूसरा हाइड्रोजन भी ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। फिर बाद में क्या हुआ, तीसरा हाइड्रोजन फिर भाग लेगा और वो भी ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितनी भी अल्फा एच यहां पर है वो सब के सब एक एक करके ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। तो देखो ये जो टॉपिक है इसमें क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा।
तुम्हें कीटो फॉर्म दे रखा होगा और तुमसे कहा जाएगा बताइए कितने हाइड्रोजन इसमें ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे। तो अगर ये वाला मॉलिक्यूल दिया जाए, तुमसे कहा जाए बताइए इसमें कुल कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे इस अभिक्रिया में, तो हमारा आंसर कितना होगा, 3 होगा। ये याद रखना है तुम्हें, ठीक है। तो टोटल आंसर इसका 3 होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब देखो, ये तो था फर्स्ट एग्जांपल एल्डिहाइड का। अब हमने यहाँ पर कीटोन लिया CH3CO CH3। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या मिलेगा, बताइए ये इसकी अभिक्रिया अगर इससे कराएं तो कितने हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे, आप सोच के बताओ। तो इसमें देखो, इस कीटो के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो दोनों अल्फा कार्बन पर कुल हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, 3 और 3 6। तो सब के सब एक एक करके यहाँ पर ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसका हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर CD3 C डबल बॉन्ड O CD3, मतलब टोटल कितने H रिप्लेस होंगे ड्यूटेरियम से, 6 होंगे। चलिए इसी प्रकार से अब ये मॉलिक्यूल दे रखा हो, अब बताइए इससे भी क्या करें, तो इसमें वही अल्फा हाइड्रोजन ही प्रतिस्थापित होंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, ये वाला तो कौन सा, ये तो बीटा है। तो बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो चलागता में भाग नहीं लेता है, तो बस ये 3 और ये 2 बस यही भाग लेंगे। तो इसका यहां पर हम लिखेंगे CD3CO CD2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये बनेगा। तो कुल मिलाकर इसके अंदर यहां पर 5 हाइड्रोजन परमाणु ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, यहां पर देखो मैंने इस एग्जांपल में मैकेनिज्म में पहले इस कीटो को इनोल में चेंज करा, फिर इनोल से वापस कीटो में लाए, तो हमने देखा कि एक अल्फा H ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो गया। ये सब नहीं भी करें तो शॉर्ट में भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, कैसे, CH3 में से H यहां से OD माइनस में इसका H निकाला तो ये बना CH2 माइनस। तो ये भी तो कर सकते हैं कि ये CH2 माइनस DOD जिसकी उपस्थिति में हो रहा है, ये C माइनस इस D से बॉन्ड बना ले, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा बताओ, ये लिखा जाएगा CH2 से जुड़ा D एंड CH डबल बॉन्ड O। तो जो आंसर यहां पर आ रहा था वो आंसर हमें यहां से भी मिल सकता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब देखो अगर इस यौगिक के विक्रिया OD माइनस से कराएं और किसकी उपस्थिति में, D2O की उपस्थिति में, तो बताइए कितने हाइड्रोजन यहां पर ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे, बताइए। तो इसमें देखो, इसमें आंसर होगा 3 और एक ये वाला H भी रिप्लेस होगा, ये याद रखना। टोटल यहां पर मतलब मैं अगर प्रोडक्ट लिखूं तो लिखा जाएगा CD3 के बाद CH डबल बॉन्ड C से जुड़ा यहां पर D, ये वाला H भी रिप्लेस होगा और बाकी ये जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, देखो मैकेनिज्म अगर हम इसका लिखना चाहें तो मैकेनिज्म होगा यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड O में से क्या होगा, सबसे पहले OD माइनस यहां से इस H को निकालेगा तो यहां से अलग हो जाएगा HOD, से बनेगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH एंड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये बना। अब क्या होगा, इसके बाद का स्टेप क्या होता है, रेजोनेंस, मींस ये लोन पेयर पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड इस वाले कार्बन पर एज ए लोन पेयर आएगा, लोन पेयर के रूप में आएगा। तो लोन पेयर के रूप में आया तो क्या बनेगा, CH2 CH पे चार्ज आया माइनस एंड CH डबल बॉन्ड O, ये बना, ठीक है। अब इसके बाद का देखो, अब जब इस C पर चार्ज माइनस आया तो ये क्या करेगा, DOD से ये C माइनस इस D2O से D ले लेगा तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C पर H तो था ही C, अब इसके पास D भी आ जाएगा।
इस C पर जब D आएगा तो ये संरचना बनेगी और यहां पर क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये बना। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद फिर से वही OD माइनस, अब OD माइनस क्या करेगा, अब इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन पर H भी है और D भी है, तो बताइए कौन सा बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन वाला या ड्यूटेरियम वाला। तो ये हमको पता है, जीओसी में पढ़ा होगा कि ड्यूटेरियम की तुलना में हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, दुर्बल होता है। तो ये OD माइनस इस H को तोड़ देगा, कौन अलग हो जाएगा, HOD अलग हुआ, से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, C पे CH एंड C पर आया माइनस और यहां पर तो D होगा ही C एंड CH डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा इसके बाद, यहां पर ये माइनस इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है तो ये माइनस पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट संरचना बनेगी CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CD और यहां पर बना CH डबल बॉन्ड O। अब देखो इस C पर चार्ज माइनस आया तो ये माइनस अब ये क्या करेगा, ये माइनस अब यहां पर DOD से D ले लेगा तो क्या मिलेगा, CH2 से जोड़ा D एंड CH डबल बॉन्ड C से जोड़ा D और CH डबल बॉन्ड O। तो कुल मिलाकर हुआ क्या, यहां से ये वाला H भी D से प्रतिस्थापित हुआ और ये वाला H भी D से प्रतिस्थापित हो गया। तो कहने का मतलब, अब मैं ट्रिक, अब देखो ठीक है, इससे ये कुल मिलाकर ये बना। अब फिर शुरुआत करो, अब क्या होगा, अब यहां से इस वाले कार्बन से ये H हटेगा, एक H तो D से रिप्लेस हो ही गया, अब दूसरा H भी हटेगा और तीसरा H भी हटेगा, तो ये तीनों के ये यहां से तो सारे के सारे H हट जाएंगे और इस वाले कार्बन पर जो H था वो भी D से रिप्लेस हो गया। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में यहां से H हटा, इस पर माइनस आया, अब ये माइनस चार्ज जिस जिस कार्बन पर जाएगा वहां पर जो भी H होंगे वो सबके सब ड्यूटेरियम से प्रतिस्थापित हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये माइनस यहां पर आया, फिर ये माइनस इस वाले कार्बन पर यहां पर आ गया, तो इस पर जो H होगा वो भी D से रिप्लेस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस वाले एग्जांपल में कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, याद रखो 3 और 1 4। ठीक है, तो इसका आंसर टोटल हो जाएगा यहाँ पे 4। अब इसी पर आधारित एक दो एग्जांपल और अच्छे हम बना सकते हैं इसमें, देखो कैसे, ये देखना एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 तुम्हें दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां पर देखो ये तुम्हें लिखा हुआ है OD माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ D2O। अब तुमसे कहा जाए पति इसमें कौन कौन से हाइड्रोजन D से रिप्लेस होंगे, तो देखो कौन कौन भाग लेगा, ये इसके पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में ये पाई बॉन्ड और इसके रिस्पेक्ट में ये कार्बन, तो ये तीनों के तीनों H रिप्लेस होंगे। अच्छा H हटेगा तो माइनस आएगा और वो माइनस चार्ज पाई में चेंज होगा और ये पाई बॉन्ड इस पर आएगा, इस पर भी माइनस आया तो ये वाला H भी यहां से D से रिप्लेस होगा, प्लस अब इसमें CH3 इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है तो ये H भी D से रिप्लेस हो जाएंगे। तो कुल कितने H रिप्लेस हुए, 3 और 3 6 और 1 7। तो डायरेक्टली अब तुम्हें पता होना चाहिए कि टोटल 7 हाइड्रोजन परमाणु ड्यूटेरियम से रिप्लेस होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अब देखो। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा तुम्हें ये एग्जांपल दे रखा हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, बताइए इसमें कितने H रिप्लेस होंगे ड्यूटेरियम से, ये तुम्हें लिखा हुआ है यहाँ पर OD माइनस, तो यहाँ पर
क्या बनेगा बताओ, ये बनेगा CO, तो 2H यहां थे तो दोनों के दोनों डी से रिप्लेस हो जाएंगे और यहां से भी रिप्लेस हो जाएंगे, तो टोटल कितना आंसर हो गया इसका 4। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये एग्जांपल देखो, और एग्जांपल ले सकते हैं, यहां पर ये दे रखा हो, ठीक है, क्वेश्चन वही दे रखा है, OD माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ D2O, बताइए। तो इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में ये पाई बॉन्ड बता था, अब इसमें H कहां से हटेगा, यहां से हटेगा, तो इसके पास यहां कितने H है, 2, एक H यहां पर भी है, तो जब ये H हटेगा इस पर माइनस चार्ज आएगा, तो वो माइनस रेजोनेंस करके पाई बॉन्ड में चेंज होगा, और ये पाई बॉन्ड यहां पर इस वाले C पर भी माइनस आएगा। तो मैंने कहा था जहां जहां माइनस चार्ज आएगा वहां पर उपस्थित जितने भी H होंगे वो सब के सब D से रिप्लेस होंगे, तो ये H भी जाएगा, प्लस इधर के जो H होंगे ये दोनों भी हट जाएंगे, D से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये बना कीटो, एक D यहां पर आएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहां पर भी D होगा और यहां पर भी D होगा, तो कुल आंसर इसके कितने हो गए 5। ठीक है, इसी प्रकार से एक लास्ट एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, देखो ये दे रखा है C डबल बॉन्ड O यहां पर, और यहां पर एक CH3 दे दिया जाए और तुमसे दिया जाए OD माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ D2O। अब बताइए कितने हाइड्रोजन इसमें D से रिप्लेस होंगे, बता सकते हो। तो जो एग्जांपल ये था वही ये है, बस इसमें और इसमें ये CH3 एक्स्ट्रा है, तो देखो यहां से ये H भी D से रिप्लेस होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये H हटेगा, C पर माइनस आएगा और वो माइनस चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, बस कॉन्जुगेशन चाहिए हमें, तो इसका मतलब ये तीनों H भी रिप्लेस होंगे। तो अब इसका आंसर यहां पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, 2D तो यहां पर होंगे, ये डबल बॉन्ड 2D यहां के रिप्लेस होंगे, और इस C के पास तीनों H भी D से रिप्लेस होंगे और एक D यहां पर भी आएगा, तो बताइए कितने होंगे, 3, 2 5, 2 7 और 1 8, तो टोटल यहां पर 8 हाइड्रोजन परमाणु ड्यूटेरियम से प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा ये। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, इसमें एक तो पार्ट हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ टेट्रामेरिज्म। जैसे तुम्हें याद होगा एक हमने पढ़ा था कीटो इनोल, तो सिर्फ कीटो इनोल ही होता है ऐसा नहीं है, और भी कई सारे टाइप के कंपाउंड ऐसे होते हैं जो चालकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसकी हम बात करेंगे, और एक चीज हम और बात करेंगे इसके बाद, वो है मीडियम का, माध्यम का इनोल कंटेंट पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे किसी कोई कीटो है इनोल में कन्वर्ट हुआ, इनोल कुछ न कुछ अमाउंट होगा, तो वो जो अमाउंट है, वो जो मात्रा है, वो माध्यम पर भी निर्भर करती है। चलिए ठीक है, अब हम इसकी बात करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने बात करी थी, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनोल की जो मात्रा होती है उस पर मीडियम का प्रभाव पड़ता है। जैसे यहां पर हमने ये एक मॉलिक्यूल लिखा, इसका नाम सभी को पता होगा, हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं इसको, दिस इज एसिटाइल एसीटोन। ठीक है, एसिटाइल एसीटोन में जब चलाकता होती है तो ये इसका इनोल बनता है, ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूं। और ये वाला जो इनोल बनता है, इसके बनने का रीजन क्या होगा, दोनों कीटो में से एक ही कीटो इनोल में कन्वर्ट होता है और दूसरा वाला कीटो इसी रूप में रहता है। क्यों, ताकि इनके बीच में यहां पर H बॉन्डिंग बन जाए, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ठीक है, अंतःआण्विक H बॉन्डिंग इसमें बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये कीटो है और ये इसका इनोल है, चूंकि एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो साम्यावस्था पर कीटो भी होगा और इनोल भी होगा। अब साम्यावस्था पे किसकी मात्रा ज्यादा होगी, कीटो की ज्यादा होगी या इनोल की ज्यादा होगी, तो ये डिपेंड करेगा उसके माध्यम पर। देखो ये इसका कीटो फॉर्म और ये इसका इनोल फॉर्म। अब देखो अगर इन वाटर मतलब जलीय अवस्था में कीटो फॉर्म 84% होता है, तो अगर कीटो फॉर्म 84% है तो इनोल फॉर्म कितना होगा, साम्यावस्था पर 16% होगा। इसी प्रकार से लिक्विड फॉर्म में, द्रवीय अवस्था में
कीटो होता है 24% और इनोल होता है 76%। इसी प्रकार से गैस फॉर्म में, गैसीय अवस्था में कीटो होता है 8% और इनोल होता है 92%। तो कहने का मतलब ये जो इनोल की मात्रा है ये आप देख रहे हैं कि चेंज हो रही है, माध्यम पर डिपेंड करेगी। तो होता क्या है, कीटो और इनोल में अगर हमसे कहा जाए बगे कीटो और इनोल में ज्यादा आयनिक कौन सा होता है, तो याद रखना इनोल की तुलना में कीटो फॉर्म ज्यादा आयनिक होती है। इस O पे चार्ज क्या होगा, डेल नेगेटिव होगा, C पे चार्ज डेल पॉजिटिव होगा, इस O पर भी चार्ज डेल नेगेटिव होगा और इस पर चार्ज डेल पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन की विद्युतीयता का मान कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए O पे चार्ज माइनस और C पे चार्ज प्लस होगा। तो जलीय अवस्था में क्या होगा, वाटर के साथ ये H बॉन्ड बनाएंगे। तो इनोल की तुलना में कीटो फॉर्म जो होता है वो वाटर से H बॉन्ड ज्यादा इजीली बना सकता है क्योंकि ये ज्यादा आयनिक होता है। तो चूंकि जब वाटर से जब ये H बॉन्ड बना लेगा तो इनोल में इसका कन्वर्जन कम हो जाएगा। तो यही रीजन है कि कीटो फॉर्म 84% होता है और इनोल फॉर्म 16% ही रहता है। अब देखिए द्रव अवस्था, मान लीजिए वाटर नहीं है, सिर्फ लिक्विड फेज है, तो लिक्विड में इनोल ज्यादा होता है 76%। क्यों? क्योंकि अब इनोल में यहां पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है। इंट्रामोलिकुलर का मतलब क्या हुआ, अंतः आणविक, ठीक है, ये याद रखो। तो ठीक है, ये 76% होगा। और अगर गैसेस फॉर्म की बात करेंगे तो और भी ज्यादा कीटो मॉलिक्यूल इनोल में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये हो जाता है 92%। तो बस ये वैल्यूज है, बस इनको याद रखो, बहुत ज्यादा इसमें कुछ समझने का नहीं है। इतना सा बस हमें पता होना चाहिए कि माध्यम का इनोल कंटेंट पर फर्क पड़ता है। अगर माध्यम चेंज कर देंगे तो इनोल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए खैर ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ टोटामेरिस ग्रुप, चलाव्यता के प्रकार। तो यहां पर देखो, इसमें जैसे ये होता है कीटो इनोल, ये सब तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कीटो इनोल, ये हमने एक एग्जांपल लिया कीटो फॉर्म, और ये इसका इनोल फॉर्म लिया। ठीक है, तो तुमसे मैंने कहा था कि कीटो और इनोल में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज C डबल बॉन्ड O की जो बंद ऊर्जा का मान होता है वो ज्यादा होता है। तो ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। तो अगर हमसे कहा जाए यहां पर K इक्विवेलेंट, ठीक है, रिएक्शन कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा लेस देन 1। भाई K इक्विवेलेंट का वैल्यू या तो 1 होगा, या 1 से कम होगा, या 1 से ज्यादा होगा। अगर दोनों का स्थायित्व तो बराबर है, बराबर स्थायित्व के हैं, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1। अगर ये ज्यादा स्थायी है तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और अगर ये ज्यादा स्थायी है तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 से कम होगी। तो याद रखो, जनरली कीटो और इनोल में कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए K इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 से कम होगा। इसी प्रकार से होता है इमीन इनामाइन। इमीन का मतलब क्या हुआ? अगर किसी अणु में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको कहा जाता है इमीन। याद रखना उसको, ठीक है। अब ये भी चलाव्यता प्रदर्शित करेगा, कैसे? भाई सिंपल सी बात है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड पाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड कहां चला जाएगा? N के पास। तो N पे जैसी माइनस आएगा वो माइनस H को ले लेगा। तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड NH2। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ? EN। और कार्बन से सिंगल बॉन्ड से NH2 जुड़ा है, तो ये क्या होता है? अमीन। तो इन प्लस एमीन क्या नाम हो गया? इनेमाइन। ये थोड़ा सा मैंने इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश में समझने की कोशिश करो, ठीक है, हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो इन का मतलब डबल बॉन्ड और एमीन का मतलब सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये हो जाएगा इनेमाइन। याद रहेगा। तो इमीन का टोटामर इनेमाइन, कीटो का इनोल, तो इमीन का इनेमाइन। अच्छा याद रखना, इमीन और इनेमाइन में भी इमीन ज्यादा स्टेबल होता है, तो K इक्विवेलेंट का वैल्यू भी इसमें क्या होगा? लेस देन 1 होगा। याद रखो। इसी प्रकार से नेक्स्ट एक और होता है नाइट्रोसो ऑक्साइन, CH3 N डबल बॉन्ड O। N डबल बॉन्ड O कौन सा ग्रुप होता है?
नाइट्रोसो ग्रुप होता है। ये क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड पाई में चेंज होगा और पाई बॉन्ड ओ पर आएगा। तो जब पाई बॉन्ड ओ पर आएगा तो ओ पर माइनस आएगा और वो माइनस इस H को ग्रहण कर लेगा। तो यहां पर हो जाएगा NC अटैच्ड OH और यहां पर बनेगा डबल बॉन्ड। तो देखो C डबल बॉन्ड N और N से अटैच्ड अगर OH है तो इसको बोलते हैं ऑक्साइन। ठीक है, तो नाइट्रोसो का टॉटमर जलावेवी कौन बनेगा, ऑक्साइन। और याद रखेंगे इसमें इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होता है, ऑक्साइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पर K इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये ऐसे यौगिक हैं कि ये भी चलाव्यवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि खाली कीटो इनोल ही होता है, ये सब भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नाइट्रस नाइट्रो। अब नाइट्रस नाइट्रो का मतलब HONO, ये हमने मॉलिक्यूल लिया, इसमें यहां से H हटेगा और ये H किससे बॉन्ड बना लेगा, N से। तो जब O से H हटेगा ऊपर आएगा माइनस, और जब ये N से बॉन्ड बनाएगा H तो N पे चार्ज आएगा प्लस, N डबल बॉन्ड O, ये बना। ठीक है, और देखो अगर दो बगल वाले एटम पर एक पे प्लस और एक पर माइनस है तो प्लस माइनस को हटाकर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस को हटा दिया, ये माइनस को हटा दिया, यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने बना दिया। तो ये होता है नाइट्रस और वो होता है नाइट्रो। अगर H N से जुड़ा है तो नाइट्रो और अगर H O से जुड़ा है तो नाइट्रस। ये भी चलावेवी है, याद रखना। ठीक है, नाइट्रस नाइट्रो। इसी प्रकार से एक ये भी होता है नाइट्रो का AC नाइट्रो। अब हमने ये मॉलिक्यूल लिखा CH3N डबल बॉन्ड O, N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो यहां पर कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो इसको बोला जाता है नाइट्रो ग्रुप। दिस कंपाउंड इज नाइट्रोमीथेन। ठीक है, क्या होगा, ये वाला H यहां चला जाएगा और डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो क्या बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड N एंड सिंगल बॉन्ड OH और ये बना कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। तो ये होता है नाइट्रो और यहां पर इसको हम बोलते हैं एसी नाइट्रो, याद रखो इसको। ठीक है, तो चलिए ये कुछ यहां पर चलाव्यवस्था के प्रकार हुए। ठीक है, तो यहां पर अब हम कहेंगे कि टोटल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समावेयता। और इस त्रिविम समावेयता में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज्यामितीय समावेयता। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूँ कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब इसको हम बोलते हैं त्रिविम समावेयता। और त्रिविम समावेयता का जो पहली हम समावेयता लेंगे इसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ज्यामितीय समावेयता। तो चलिए इसको शुरू करें। उसके पहले थोड़ी सी चीज मैं आपसे और कहना चाहूंगा। तुम्हें याद होगा जब हमने समावेयता शुरू करा था तब हमने उसके वर्गीकरण की भी बात करी थी। तो ऐसा कुछ हमने वर्गीकरण वहां पे लिखा था शुरुआत में, याद होगा। समावेयता को हमने दो भागों में विभक्त करा था, पहली संरचनात्मक और दूसरी त्रिविम। तो संरचनात्मक में तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, श्रृंखला, स्थिति, क्रियात्मक, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे त्रिविम समावेयता। और त्रिविम समावेयता कुल 3 प्रकार की होती है। ये 6 प्रकार की समावेयता तो संरचनात्मक और ये 3 प्रकार की समावेयता। देखो ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये 6 प्रकार की समावेयता तो हुई संरचनात्मक समावेयता। और त्रिविम यहां पर होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ये तो नंबर 7, ये नंबर 8 और ये नंबर 9।
तो टोटल मैंने तुमसे पहले भी कहा था, टोटल 9 प्रकार की समायता होती है, जिसमें से 6 तो होती है संरचनात्मक और 3 होती है त्रिविम। ठीक है, अब इसमें हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले ज्यामितीय। तो यहां पर एक चीज समझना कि जितनी भी प्रकार की समायता है संरचनात्मक, इसका मतलब ये कि इन सब में जो यौगिक होंगे, जो समावयवी होंगे, उनकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होंगी। मतलब श्रृंखला समावयवी हो या स्थिति हो या क्रियात्मक या मध्यवयता या चलावयता, यौगिकों की संरचना हमेशा अलग अलग होगी। और अगर संरचना अलग अलग है तो उनका आईयूपीएसी नामकरण भी अलग अलग होगा। इसमें इट मीन्स इनमें से कोई सी भी समावयता हो, यौगिकों का आईयूपीएसी नेम अलग अलग होगा, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे मैं श्रृंखला समावयता की बात करूं, मैंने यहाँ पे 4 कार्बन की एक श्रृंखला बनाई और एक 4 कार्बन की ये यौगिक बनाया। अब देखो, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो ये कौन से समावयवी हुए? श्रृंखला समावयवी हुए। और श्रृंखला का मतलब इन दोनों का आईयूपीएसी नेम अलग अलग होगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? ब्यूटेन, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है? 2-मेथिल प्रोपेन। तो याद रखो, इनमें से कोई भी प्रकार की समावयता हो, समावयवों का संरचनात्मक सूत्र मतलब उनका आईयूपीएसी नेम अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम त्रिविम समावयता की बात करें तो त्रिविम समावयवों का जो संरचनात्मक सूत्र होता है वो समान होता है, मतलब उनका आईयूपीएसी नामकरण हमेशा सेम होगा। अब किस चीज का फर्क होगा, ये तो जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तभी बता सकेंगे। तो त्रिविम समावयता का एक प्रकार होता है संरूपण समावयता और एक होता है विन्यासी, विन्यास अलग अलग हो। और विन्यासी समावयता 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय एंड प्रकाशीय। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्यामितीय समावयता, ज्यामितीय के बाद फिर हम लेंगे संरूपण और उसके बाद आखिरी में लेंगे प्रकाशीय समावयता। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ज्यामितीय समावयता। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है इसका समझना, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र समान हो। देखो, समावयता अगर है, हम समावयव की बात कर रहे हैं तो अणुसूत्र तो समान होगा ही होगा, ये तो पक्का है। लेकिन अगर हम त्रिविम समावयता की बात कर रहे हैं तो संरचनात्मक सूत्र भी समान होगा। तो क्या डेफिनेशन है? वे यौगिक जिनका अणुसूत्र तथा संरचनात्मक सूत्र समान हो, लेकिन त्रिविम आकाश में परमाणुओं अथवा समूहों का प्रतिबंधित घूर्णन के कारण विन्यास भिन्न भिन्न हो, ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 2 अलग अलग यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, संरचनात्मक सूत्र भी समान हो, लेकिन प्रतिबंधित घूर्णन के कारण अणुओं का या परमाणुओं के समूहों का त्रिविम आकाश में विन्यास भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक जो होते हैं इनको हम ज्यामितीय समावयवी कहते हैं। और ये जो परिघटना होती है इसको हम ज्यामितीय समावयता कहते हैं। तो यहां पर देखो, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिबंधित घूर्णन का। तो देखो, घूर्णन का मतलब 2 प्रकार, एक तो मुक्त घूर्णन और एक होता है प्रतिबंधित घूर्णन। अब सबसे पहले हम बात करें मुक्त घूर्णन क्या होता है। तो जरा देखो, ये तुम्हारे सामने मैंने एक ये मॉडल रखा है, ये एक मॉडल मैंने लिया। मान लीजिए यहां पर देखना, इसको ठीक से समझना। इस केस में ये हमने एक मॉलिक्यूल लिया है, इथेन मॉलिक्यूल। ये कार्बन है, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो ये क्या हुआ? CH3। उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद फिर ये कार्बन और इससे ये 3 हाइड्रोजन यहां पर जुड़े हुए हैं, तो ये भी क्या हुआ? CH3। तो अणुसूत्र क्या बना, मतलब संरचना क्या बनी? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहां पर देखो, इन दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो आप देख रहे हैं ये आसानी से घूम रहे हैं। ठीक से समझना आप इसको, अगर मैं इसको घुमाऊं तो आप देखेंगे ये आसानी से घूम रहे हैं। तो चूंकि अगर आसानी से घूम रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मुक्त घूर्णन। तो जिस किसी यौगिक में अगर मुक्त घूर्णन हो रहा है तो वो ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो यहां देखो, फिर से इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसको हम घुमा रहे हैं, आसानी से घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ? ये तो हुआ मुक्त घूर्णन। अब इसी प्रकार से अब हम ये वाला यौगिक लें,
अब देखो ये क्या है, ये जो दोनों हरे वाले जो एटम तुम्हें दिख रहे हैं ये भी कार्बन मान लेते हैं, ये भी कार्बन मान लेते हैं, ये दोनों कार्बन है और इन कार्बन से ये 2 परमाणु जुड़े हुए हैं और इधर भी ये 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। और ये क्या है, ये जो ब्लैक वाला बॉन्ड है ये पूरा पाई बॉन्ड है, इसको हम टोटल क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड है। ये तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और ये क्या है, ये पाई बॉन्ड है, आधा ऊपर से बनेगा आधा नीचे से बनेगा, तो ये पूरा का पूरा एक पाई बॉन्ड है। अब देखो, तो चूंकि ये डबल बॉन्ड है, अब मैं अगर इसके बाद इसको घुमाना चाहूं तो ये घूमेगा नहीं। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है। अगर मैं घुमाने की कोशिश करूंगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो जिस यौगिक में किसी बंध के सापेक्ष घूर्णन संभव नहीं हो उसको हम बोलते हैं प्रतिबंधित घूर्णन। ठीक है, तो ज्यामितीय समवायता की पहली कंडीशन है कि वे ही अणु ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं जिसमें प्रतिबंधित घूर्णन होता है। ये पहली कंडीशन है। तो यहां पर इन दोनों एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये तो पाई बॉन्ड हुआ और ये वाला सिग्मा बॉन्ड, तो कुल मिलाकर कितने बॉन्ड हुए, 2 बॉन्ड हुए। तो अगर किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य अगर डबल बॉन्ड है, द्विबंध है, तो वहां पर कभी भी घूर्णन संभव नहीं होगा और ऐसे यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जरा देखो यहां पर अगर हम बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ सकता है, तो यहां पर घूर्णन प्रतिबंधित होगा। तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित कर सकते हैं। या फिर C डबल बॉन्ड N हो, यहां पर भी डबल बॉन्ड है। अच्छा, तुम्हें पता होगा कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो यहां पर देखो कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसके 2 वैलेंसी फ्री है, मुक्त है, यहां पर कुछ न कुछ समूह आ सकते हैं। इधर भी 2 हमने बॉन्ड छोड़ रखे हैं, खाली डैश लगा रखा है, क्यों, ताकि 2 परमाणु या 2 समूह जुड़ सकते हैं। यहां पर देखो कार्बन के पास 2 हमने डैश लगा रखे, क्यों, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो ये टोटल 4 संयोजकता को शो कर रहा है। अच्छा, नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 में से 2 तो यहां चली गई डबल बॉन्ड में, 1 बची, वो 1 इधर आ गई। तो अगर C डबल बॉन्ड N है तो N के पास एक ही समूह आएगा, लेकिन कार्बन के पास 2 समूह होंगे। ठीक है, तो या तो यौगिक में C डबल बॉन्ड C हो, वो भी ज्यामिति शो करेंगे, या फिर C डबल बॉन्ड N हो, वो भी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेंगे, या फिर N डबल बॉन्ड N हो, ऐसे यौगिक भी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित कर सकते हैं। डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक हम देखें यहां पर ये चक्रीय यौगिक, चक्रीय यौगिक में ये सारे सिंगल बॉन्ड हैं, जो लेकिन चक्रीय संरचना के कारण इनमें से किसी भी सिग्मा बॉन्ड के सापेक्ष मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, मतलब प्रतिबंधित घूर्णन होगा। तो याद रखो, चक्रीय यौगिक भी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि और भी कंडीशन है, अगर उन कंडीशंस को ये पूरा कर रहे हैं तो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित कर सकेंगे। अब वो कंडीशंस क्या है, ये तो अभी हम बात करेंगे जब हम एक एक कंपाउंड को लेंगे। तो सबसे पहले हम ऐसे यौगिक की बात करेंगे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित हो। और तुम्हें याद होगा कि जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित हो, ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं एल्कीन। 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एल्कीन ही ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं। एल्केन शो नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि एल्केन में कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड अगर है तो मुक्त घूर्णन होगा, और अगर मुक्त घूर्णन होगा तो वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो अच्छा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, त्रिबंध हो, वो भी ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, अभी हम बात करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए। तो सबसे पहले हम इस प्रकार के यौगिक लेंगे, कौन से वाले, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले। आई बात समझ, तो ऐसे यौगिक कहलाएंगे एल्कीन। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा एल्कीनों में ज्यामितीय समवायता। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए, अब हेडिंग हमने लिखा है GI इन एल्कीन, मींस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन, मतलब एल्कीनों में ज्यामितीय समवायता। तो एल्कीन का मतलब क्या हुआ, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित है, ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं एल्कीन। तो यहां पर देखो, इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, देखो, एल्कीनों में ज्यामितीय समवायता
के लिए प्रत्येक sp2 संकरित कार्बन परमाणु पर भिन्न भिन्न परमाणु या समूह होने चाहिए। ये एल्कीन की कंडीशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी यौगिक में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो समूह जुड़े हुए हैं दोनों तरफ या परमाणु जुड़े हैं वो परमाणु अलग अलग होने चाहिए। जैसे देखो यहां पर ये हमने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिया, तो ये कंपाउंड क्या है? एल्कीन है। और अगर इस यौगिक का हमसे नाम कहा जाए तो ये कंपाउंड क्या हुआ? एथीन। एथीन में इस कार्बन का संकरण क्या होगा? हमें पता है कि द्विबंधित कार्बन परमाणु का जो संकरण होता है वो sp2 होता है। तो ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। तो इस कार्बन से क्या जुड़े हुए हैं? दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं CH2 और इधर भी CH2 है। अब देखो इस कार्बन के ये दोनों समूह एक समान और इस कार्बन के भी ये दोनों समूह एक समान। अगर एक समान है तो ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है। सेकेंड नंबर की बात करें, सेकेंड नंबर में देखो इस वाले कार्बन पर हमें कहां पर चेक करना है? sp2 कार्बन। और sp2 कार्बन कौन सा होता है? डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास द्विबंध हो, बस वहां पर कंडीशन चेक करनी है बस। तो इस डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन है तो यहां पर भी कंडीशन चेक करेंगे और इस पर भी कंडीशन चेक करेंगे। दोनों ही कार्बन पर समूह अलग अलग होने चाहिए। तो इस कार्बन पर देखो इस कार्बन का एक समूह तो कौन है? CH3 है और एक इधर कौन है? हाइड्रोजन है। दोनों अलग अलग है। ठीक है, इधर तो कंडीशन हो रही है। इस वाले कार्बन पर आप, इस वाले कार्बन पर दोनों H2 है, एक समान है, तो भी ये GI शो नहीं करेगा। कब शो करेगा? जब दोनों तरफ अलग अलग समूह हो। अब इस वाले कार्बन पर आओ, इस वाले कार्बन के पास एक समूह तो CH3 है और एक समूह यहां पर हाइड्रोजन है, परमाणु है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। देखो इस कार्बन का एक समूह तो CH3 है और एक हाइड्रोजन, दोनों अलग अलग। अब इधर चेक करो, इस वाले कार्बन पर भी देखेंगे एक CH3 है और एक H अलग अलग है। तो ये दोनों भी अलग अलग, ये दोनों भी अलग अलग हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। यहां पर देखो एग्जांपल नंबर 4 में कहां चेक करेंगे कंडीशन? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में है तो इस पर भी चेक करेंगे, यहां पर भी चेक करेंगे। तो इस वाले कार्बन में, इस वाले कार्बन के पास एक तो परमाणु कौन है? Cl है और एक कौन है? हाइड्रोजन। ये दोनों अलग अलग। ठीक है, इधर आओ, इस C के पास भी एक Cl है और एक H, ये दोनों भी अलग अलग है। तो ये यहां पर ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगा। अब एक चीज और समझना, अगर ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगा तो इसका ज्यामितीय समावयवी होगा, और अगर होगा तो कौन होगा? कैसे उसको बनाएंगे? तो देखो इसका ज्यामितीय समावयवी क्या बनेगा? इसका ज्यामितीय समावयवी बनेगा C डबल बॉन्ड C, ये लिखा। अब इस कार्बन के ये दोनों परमाणु को जैसे लिखा हुआ है इसको बिल्कुल ऐसे लिख दो। हाँ, अब इन दोनों को क्या करो? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। इसको हमने इंटरचेंज करा तो ये बना H और यहां पर आया Cl। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। अब देखो हमने इस H को और इस Cl को इंटरचेंज करा। इंटरचेंज का मतलब अंतर परिवर्तित करा। कहां पे करा? इस कार्बन पे करा। तो ये Cl पहले भी इसी कार्बन पे था, अभी भी इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये हाइड्रोजन पहले भी कार्बन के पास था, अभी भी कार्बन के पास है। इसका मतलब ऐसा करने से इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन ये दोनों यौगिक अलग अलग हो गए। कैसे अलग अलग हो गए? देखो क्या कैसे पता पड़ेगा कि दोनों यौगिक अलग अलग हैं? यहां पर देखना, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि एल्कीन में जो कार्बन होता है उसका संकरण sp2 होता है, ये तो हमने बात करी है। और sp2 कार्बन के सापेक्ष ज्यामिति क्या होती है पता होगा सबको? त्रिभुजीय समतलीय। तो त्रिभुजीय समतलीय कौन होता है? अब आप कहेंगे कार्बन। नहीं, कार्बन त्रिभुजीय समतलीय नहीं होता है।
कार्बन के तीनों तरफ जो परमाणु हैं वो त्रिभुजीय समतली ज्यामिति के रूप में रहते हैं। जैसे इस कार्बन से मैं कहूं, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, समझना इसको, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, या तो इसको सिग्मा मानो तो ये पाई बॉन्ड होगा, या फिर इसको सिग्मा मानो तो ये पाई बॉन्ड होगा। चलो हमने इसको सिग्मा मान लिया, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये वाला कौन सा, पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन का ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये तीनों सिग्मा एक ही तल में होंगे, तो समतलीय संरचना हुई। क्योंकि ये 3 बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, समतलीय त्रिभुजीय। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये एक ही प्लेन में होंगे। अच्छा, ये कार्बन भी sp2 है, तो इसका मतलब इस कार्बन के सापेक्ष भी ज्यामिति क्या होगी, त्रिभुजीय समतली होगा। मतलब इस कार्बन के इधर ये सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड एक ही तल में होंगे। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड इन दोनों के तल में है और ये सिग्मा बॉन्ड इन दोनों के भी तल में है। तो मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का तल और इसका तल एक समान होगा। मतलब ये Cl और हाइड्रोजन, ये वाला Cl और ये हाइड्रोजन एक ही प्लेन में, एक ही तल में होंगे। मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल समतलीय होगा। तो समतलीय होने से क्या होगा कि यहां पर ये जो क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। मान लीजिए इन दोनों के बीच में दूरी L1 है, ठीक है। अब इनको हमने परिवर्तित, इंटरचेंज कर दिया, Cl को नीचे ले आए, H को ऊपर ले आए, तो प्लेन तो अभी भी इनका सेम ही होगा, एक ही प्लेन में होंगे। लेकिन अब यहां पर ये Cl और ये Cl के बीच की जो दूरी है, ये दूरी क्या हो गई, ये दूरी मान लीजिए हमने माना L2, इसके अंदर ये दूरी L1 है, इसके बीच में ये दूरी L2 है। अब जरा सोच के बताइए, क्या L1 और L2 जो दूरी है वो एक समान है या अलग अलग होगी? तो डेफिनेटली ये दूरी अलग अलग होगी। मतलब L1 does not equals to L2, दोनों अलग अलग हैं। अगर इंटरचेंज करने पर समूहों के बीच में दूरी बदल जाए, या तो कम हो जाए या बढ़ जाए, तो यौगिकों के जो गुण होते हैं वो गुण बदल जाते हैं। दोनों यौगिकों के गुण अलग अलग होते हैं। आई बात समझ? और गुण अलग होते हैं जिसका मतलब ये क्या होंगे, समावेवी होंगे। समावेवता का यही तो डेफिनेशन होता है कि वे ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन गुण अलग अलग हो, समावेवी कहलाते हैं। और गुण अलग होने में अगर हम ये कहें कि संरचनात्मक सूत्र भी समान है लेकिन ज्यामितीय चेंज होने के कारण गुण में परिवर्तन हो जाए, तो क्या बोलेंगे, ज्यामितीय समावेवी बोलेंगे। याद रखो। तो कहने का मतलब यह है कि ज्यामितीय समावेवता की कंडीशन क्या है, प्रत्येक sp2 कार्बन पर ये दोनों समूह भी अलग होने चाहिए और ये दोनों समूह भी अलग होने चाहिए। और तुम्हें याद भी होगा, अब देखो इस कार्बन का ये Cl और इस कार्बन का ये Cl, दोनों Cl एक समान है। अगर दोनों एक समान है और डबल बॉन्ड के एक तरफ है, एक ही तरफ है, तो ये जो ज्यामिति होती है इस ज्यामिति को कहा जाता है सिस। और अगर समान समूह डबल बॉन्ड के विपरीत दिशा में हो तो इसको कहा जाता है ट्रांस। और याद रखना, किसी भी सिस का अगर ट्रांस हम बना रहे हैं तो ज्यामिति में परिवर्तन होगा, ज्यामिति अलग अलग होगी लेकिन उनकी संरचनाएं समान होगी। देखो इसकी संरचना और इसकी संरचना समान है, मतलब इन दोनों का आईयूपीएसी समान है। कैसे समान है बताइए, इस यौगिक का आईयूपीएसी क्या होगा, इसमें 2 कार्बन की चेन है, 1 और 2, 1 नंबर पर एक Cl और 2 नंबर पर भी Cl, क्या नाम होगा, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसका नाम बताओ। इसमें इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, तो 1 पर Cl और 2 पर भी Cl, तो इसका भी नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो देखो दोनों का आईयूपीएसी अलग अलग हो रहा है लेकिन जो समान समूह है इनके बीच में दूरी बदल रही है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो संरचना है वो संरचना तो समान है। किस चीज का फर्क आ रहा है, ज्यामिति का फर्क आ रहा है। ज्यामिति का फर्क कैसे आ रहा है भाई, यहां पर ये दोनों समूह एक तरफ है और यहां ये दोनों समूह विपरीत साइड में है, तो एक तरफ होना और विपरीत साइड में होना, यही क्या है, यही ज्यामिति है। इसलिए ये दोनों ज्यामिति समावेवी कहलाते हैं। आई बात समझ में? तो अब एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा
ज्यामितीय समायोक्ता कौन से यौगिक प्रदर्शित करेंगे? पहली कंडीशन, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो समूह है वो समूह अलग अलग होने चाहिए। अगर एक जैसे समूह है तो फिर वो ज्यामितीय समायोक्ता प्रदर्शित नहीं करेंगे। जैसे यहां पर आओ, देखो इस वाले कार्बन का ये दोनों समूह तो अलग अलग है, यहाँ CH3 यहाँ H, लेकिन ये दोनों एक समान है। अब बताओ इंटरचेंज किसको करेंगे? इन दोनों को इंटरचेंज करने से, ये तो एक समान है, इनको इंटरचेंज नहीं करेंगे, इंटरचेंज इनको करें। अब अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूंगा, H को ऊपर ले जाऊं, CH3 को नीचे लाऊं, तो बताइए पहला वाला यौगिक और बाद वाले यौगिक में कोई परिवर्तन होगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समायोक्ता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो ज्यामितीय समायोक्ता के लिए क्या है? अगर मैंने बोला एल्कीन, तो एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड तो आ गया, और डबल बॉन्ड आ गया तो प्रतिबंधित घूर्णन भी आ गया। तो एक कंडीशन तो एल्कीन बोलते ही पूरी होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है? बस दोनों तरफ के कार्बन पर जो समूह है या जो परमाणु है वो अलग अलग होने चाहिए, बस वो ज्यामितीय समायोक्ता प्रदर्शित करेंगे। अब देखो तुमसे कहा जाए, बताइए क्या ये ज्यामितीय समायोक्ता प्रदर्शित करेगा क्या? तो देखो इस वाले कार्बन पर देखो ये Cl है, ये फ्लोरीन है, दोनों अलग अलग, ठीक है। इस तरफ तो कंडीशन ओके है। इधर आओ, इसमें इस कार्बन के पास एक Br है, एक I है, ये दोनों भी अलग अलग है। तो इस कार्बन के ये दोनों भी अलग और इस कार्बन के ये दोनों भी अलग, तो ये भी ज्यामितीय समायोक्ता प्रदर्शित करेगा। तो बताइए इसका ज्यामितीय समायोगी बनाने के लिए कहा जाए तो कैसे बनाएंगे? सिंपल सा तरीका, या तो इस कार्बन के इन दोनों परमाणुओं को इंटरचेंज कर दो, I को ऊपर लिख दो, Br को नीचे लिख दो, बन जाएगा। या फिर इधर ना करो, इधर चेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो तो भी बन जाएगा। एक ही बात है, किधर भी किसी भी एक तरफ इंटरचेंज कर दो, ज्यामितीय समायोगी बन जाएगा। लेकिन दोनों तरफ इंटरचेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि इधर भी चेंज कर दिया, इधर भी चेंज कर दिया, दोनों तरफ चेंज कर दोगे तो यौगिक समान हो जाएगा, कोई फर्क नहीं रहेगा। अच्छा एक चीज और बात याद रखना, ज्यामितीय समायोक्ता के लिए मैंने कहा था कि इस कार्बन के ये दोनों अलग होने चाहिए और ये दोनों भी अलग होने चाहिए, लेकिन ये और ये आपस में समान हो या ये आपस में अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपस में समान भी हो सकते हैं या अलग अलग हो, ज्यामितीय समायोक्ता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यामितीय समायोक्ता की कंडीशन चेक करना है तो इस कार्बन के ये दोनों अलग अलग होने चाहिए और इस कार्बन के भी ये दोनों समूह अलग अलग होने चाहिए। अब ये आपस में एक समान हो या अलग अलग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, छठा नंबर तुम्हें दे रखा, बताओ ये यौगिक ज्यामितीय समायोक्ता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा, अब ये बताना है। तो देखो कैसे, कहां चेक करेंगे कंडीशन, कहां चेक करेंगे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर। डबल बॉन्ड इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में है, तो इस कार्बन के पास दो समूह होंगे, तो एक इस कार्बन से जुड़ने वाला समूह कौन है? एक तो CH3 है और एक इस C से जुड़ने वाला कौन है? हाइड्रोजन है। ये दोनों अलग अलग है। चलो इस कार्बन की कंडीशन तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस कार्बन पे चेक करो, तो इस कार्बन के पास एक तो समूह कौन है? हाइड्रोजन है, और दूसरा कौन है? ये पूरा का पूरा समूह। ये दोनों अलग अलग हैं, तो इधर भी ये दोनों अलग अलग, इधर भी ये दोनों अलग अलग, मतलब डबल बॉन्ड के सापेक्ष ये ज्यामितीय समायोक्ता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ठीक है। इसमें देखो तुम्हें क्वेश्चन ऐसे मिल सकता है, ऐसे तुम्हें कई सारे यौगिक दिए जाएंगे और पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन ज्यामितीय समायोक्ता प्रदर्शित करेगा या फिर कौन ज्यामितीय समायोक्ता प्रदर्शित नहीं करेगा, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर देखो नंबर 7, अब तुम्हें यहां पर यौगिक का नाम दे रखा है 1-हेक्सीन। अब तुम्हें बताना है, बताओ क्या ये ज्यामितीय समायोक्ता प्रदर्शित करेगा क्या? तो ऐसे यौगिक में हम क्या करेंगे, नाम दे रखा है तो हम उसके पहले संरचना बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि वो शो करेगा या नहीं करेगा। तो देखो यहां पर हमने दे रखा 1-हेक्सीन, हेक्स और 3। हेक्स का मतलब कितने कार्बन? 6 कार्बन की चेन होनी चाहिए। तो ये मैंने यहां पर 6 कार्बन का चेन बना दिया, 5 और 1 6। नंबरिंग करेंगे तो मान लीजिए यहां से मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6
और 1 पर क्या दे रखा है, इन, मतलब 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो 1 का मतलब 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहां पर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये यौगिक बना 1 हेक्सीन। ये तो आपने बना लिया होगा, आसान है। अब इसमें चेक करना है क्या ये ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करेगा क्या, तो बस कहां चेक करेंगे, इन दोनों कार्बन पर चेक करो। अब देखो इस वाले सी पर हमें और दूसरे परमाणु नहीं लिखे हुए हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 में से 2 तो यहां पर दे रखी है, 2 बाकी है, तो 2 बाकी है, तो वो 2 कैसे होगी, वो 2 ऐसे होगी HH। अब देखो इस कार्बन के पास ये दोनों परमाणु सेम है, आगे इस पर चेक करने की जरूरत नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, इधर समान आ गए। अच्छा इस वाले सी पर और कौन है, एक H है, तो एक तो ये H और एक ये पूरा का पूरा समूह, तो इधर तो दोनों समूह अलग अलग है, लेकिन इधर ये दोनों एक समान है, तो इस डबल बॉन्ड के सापेक्ष ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। आई बात समझ में, ऐसे बनाएंगे। अच्छा ऐसे ही तुम्हें दे रखा है एग्जांपल नंबर 8, 2 हेक्सीन। अब 2 हेक्सीन को कैसे करें, तो 2 हेक्सीन की संरचना बनाओ, कैसे बनाएंगे, हेक्सीन का मतलब 6 कार्बन का मैंने यहां पे चेन बना दिया। अब 2 हेक्सीन, 2 के बाद डबल बॉन्ड है, तो ये नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 और 3 के बीच में क्या लगा देंगे, डबल बॉन्ड। अब बताना है कि ये शो करेगा या नहीं करेगा। तो अब इस कार्बन के समूह देखो, इस कार्बन के पास एक C है, C का मतलब क्या है, CH3 है, एक CH3 है और एक इस C के पास H भी होगा। तुम्हें हाइड्रोजन कभी भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन याद होना चाहिए कि कहां पर हाइड्रोजन है और कहां पर नहीं है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, तो ये दोनों समूह अलग अलग हो गए। ठीक है, इधर आओ, तो यहां पर देखो इस वाले कार्बन के पास एक समूह तो ये हो गया और एक और यहां पे कौन होगा, हाइड्रोजन भी तो होगा, तभी तो संयोजकता इसकी 4 होगी। तो इस कार्बन के पास भी ये दोनों समूह अलग अलग हैं, मतलब ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो एक चीज देखना, 7वें और 8वें एग्जाम्पल से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन क्या, अगर किसी कार्बन श्रृंखला में कोई भी कार्बन श्रृंखला हो, कितने भी कार्बन हो, अगर कोने वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, कोने वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, कॉर्नर पर है, तो ये कभी भी जीआई शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस सी के पास 2 हाइड्रोजन होंगे, एक समान होंगे, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर ये बीच में आ जाए, यहां डबल बॉन्ड आ जाए, तो ये जीआई शो करेगा। या तो डबल बॉन्ड यहां पर आ जाए या फिर यहां पर डबल बॉन्ड आ जाए, तो भी ये जीआई शो करेगा। देखो मैं फिर से दे रहा हूं, मैंने यहां डबल बॉन्ड लिखा, एक संरचना और ऐसी बना दी, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, एक संरचना मैंने और ऐसी बना दी। अब बताओ, ये जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन ये करेगा और ये भी करेगा। याद रखो, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से यौगिक जीआई शो करेंगे और कौन से यौगिक जीआई शो नहीं करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहां पर डिस्कस करे। चलो ठीक है, और एग्जांपल हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।